तो चलिए आज शुरू करते हैं नया चैप्टर। आपका जो यूनिट 2 था उसका पहला चैप्टर हमने किया। आज दूसरा चैप्टर करते हैं, मांग एवं मांग का नियम, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो पहला चैप्टर था हमारा उपभोक्ता संतुलन, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब जो हमारा दूसरा चैप्टर है यूनिट 2 का, मांग एवं मांग का नियम, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है इच्छा, मांग, इच्छा, आवश्यकता एवं मांग में संबंध। बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, मज़ा आएगा, ठीक है। पहला है इच्छा, आवश्यकता एवं मांग में संबंध। तो ये जो इच्छा है हमारा, आवश्यकता जो है हमारा, वो मांग, ये सब में कहीं ना कहीं संबंध है। तो क्या संबंध है उसे जानते हैं। तो क्या है इच्छा, आवश्यकता एवं मांग में संबंध? देखिए, मनुष्य अपने जीवन में कई चीज़ों की आवश्यकता की कल्पना करता है या कई चीज़ों को पाने की चाह रखता है, इच्छा करता है उसे पाने की, इस चीज़, कई तरह की, कई प्रकार की चीज़ों को। परंतु ज़रूरी नहीं है कि जिन चीज़ों को पाने की वह कल्पना करता है वो चीज़ उन्हें मिल जाए। जैसे आज कार तो कल हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो इस तरह की कई चीज़ों की को चाहने की, मांगने, पाने की कल्पना करता है मनुष्य, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर चीज़ उसे मिल जाए। वास्तविक जीवन में तो ऐसा होता नहीं है कि जो चीज़ चाहा वो मिल गया, ठीक है। तो मनुष्य सबसे पहले क्या करता है? इच्छा करता है। कोई भी चीज़ पाने की चाह रखता है या इच्छा रखता है। क्या रखता है? इच्छा करता है। धीरे धीरे उसकी इच्छा करती है कि आज कार होती, पहले इच्छा करती है आज मोटरसाइकिल होती तो हम थोड़ा ऑफिस अच्छे से जा पाते, ढंग से जा पाते। उसके बाद धीरे धीरे वो उसकी आवश्यकता में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? आवश्यकता में। इच्छा से क्या में बदल गई? आवश्यकता में। जब उसे लगने लगा कि अब हमें मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, उसे आवश्यकता है, तब वो उसकी क्या करता है? डिमांड करता है। तो इस प्रकार इच्छा, आवश्यकता एवं मांग में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मनुष्य अपने कार्य को सरल और सहज बनाने के लिए मांग कर देता है। सबसे पहले इच्छा जगती है उसके अंदर, उसके बाद वो आवश्यकता के रूप में दिखती है, तब उसे सहज और सरल बनाने के लिए अपने कार्य को मांग में कर देता है, मांग करता है उस चीज़ को। तो इस प्रकार से इच्छा, मांग एवं आवश्यकता में घनिष्ठ संबंध है। डिफिनेशन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, पढ़िएगा, मजा आएगा। अगला है आपका मांग। टॉपिक ही आपका मांग। मांग क्या है? इसकी रेखा कैसी होती है? तो मांग क्या है? किसी निश्चित समय में जब कोई उपभोक्ता वस्तुओं अथवा सेवाओं को खरीदने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होता है तो उसे मांग कहते हैं। निश्चित समय में जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को पूर्ण रूप से खरीदने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे मांग कहते हैं। इसके लिए कुछ कुछ तथ्य आवश्यक है। मांग के लिए कुछ कुछ तथ्य जो है, मूल्य है, वो आवश्यक है। कब मांग स्थिति में रहेगा या फिर लोग मांगने के लिए मूल अवस्था में रहेंगे किसी भी चीज़ का मांग करने के लिए। तो पहला क्या कंडीशन रहता है? कंडीशन कहिए इसे एक प्रकार से, तो वस्तु प्राप्त करने की इच्छा। सबसे पहला, यदि कोई व्यक्ति में वस्तु प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहेगी तो वो मांग कैसे बनेगा? इसलिए मांग को लागू होने के लिए, मांग को चलाने के लिए, मांग का पालन के नियम, मांग का जो सिद्धांत है, अर्थात किसी भी चीज़ की मांग करने के लिए उस वस्तु के प्रति उसकी इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहली इच्छा होनी चाहिए। इच्छा ही नहीं रहेगा तो मांग ही नहीं रहेगा। इच्छा नहीं रहेगी तो मांग क्यों होगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा है, धन को व्यय करने की तत्परता। लिख देते हैं, धन को अर्थात जो व्यक्ति है, जो कोई भी व्यक्ति है, उसके अंदर ये क्षमता होना चाहिए कि हम अपने धन को खर्च कर सके। ये नहीं कि कंजूस है, कंजूस होगा तो खर्चा ही नहीं करेगा। तो धन को व्यय करने की, धन को खर्चा करने की किसी वस्तु पे तत्परता होनी चाहिए उसके अंदर, तभी मांग होगा, मांग बनेगा, ठीक है। उसके साथ साथ
आप खुद देखते हैं वास्तविक जीवन में मांग के लिए क्या क्या नियम लागू होने चाहिए। आप खुद बताइए ना, वास्तविक जीवन में क्या क्या होते हैं। पहले की वस्तु प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, सब वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, वस्तु प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, कंजूसी नहीं होनी चाहिए, उसे ही धन की को व्यय करने की तत्परता कहा जाता है। और तीसरा जो है, निश्चित समय भी होना चाहिए, अनिश्चित समय रहेगा तो नहीं होगा भैया। जैसे कि ये कहा जाता है ना कभी कभी कि शुभ समय नहीं है अभी ये चीज़ करने का, खरीदने का शुभ समय नहीं है, तो इस प्रकार से निश्चित समय भी होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ वस्तु का निश्चित कीमत भी होना चाहिए। ठीक है, कीमत अगर वस्तु का अधिक बोल देगा तो हम क्यों खरीदेंगे, क्यों मांग करेंगे उस चीज़ का, तो कीमत भी निश्चित रहना चाहिए। उसके साथ साथ उपभोक्ता की आय भी होनी चाहिए अच्छी, तरह तरह की बातें कह सकती, आय होनी चाहिए उपभोक्ता की अच्छी, ये सारे कई सारे बातें हो सकती है। लेकिन मुख्यतः क्या है, मुख्यतः जो हमारे हैं वो, हाँ, वो आय को ऐसे भी कह सकते हैं, वस्तु को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन, इसे ऐसे भी कहा जा सकता है, वस्तु को प्राप्त करने के लिए ठीक है, वस्तु को प्राप्त करने की पर्याप्त धन, मुख्यतः जो है ये 5 ही है। ठीक है, मांग के नियम, मांग को लागू होने के लिए वस्तु प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, धन को व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित कीमत होना चाहिए वस्तु का, वस्तु प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी रेखा कैसी होती है, मांग की जो रेखा है वो कैसी होती है, देखिएगा। मांग की जो रेखा ऐसे होती है, इधर वाई अक्ष है, इधर एक्स अक्ष है, यहाँ पे शून्य है। ठीक है, छोड़ देते हैं उसे। डिमांड की रेखा ऐसी होती है, डी डी डिमांड। ठीक है, यहाँ ये इसकी रेखा इस प्रकार से होती है, इधर प्राइस रहेगा, मूल्य रहेगा, इधर क्वांटिटी रहेगा, मात्रा रहेगा। ठीक है, तो ये डिमांड की रेखा होती है इस प्रकार से। ठीक है, अब जो है याद रखिएगा, डिमांड की रेखा ऐसे होती है बस। मांग के प्रकार, सस्ता है, इजी है, मज़ा आएगा, जल्दी जल्दी होते चला जाएगा, इसे मिटा देते हैं। हाँ, यूनिट 2 है हमारा, यूनिट 2 का चैप्टर 2 चल रहा है। ठीक है, मांग के प्रकार। और आपके हर बुक में अलग अलग कैटेगरी से दिया है। जैसे हमारे पास डॉक्टर सुमन का बुक है, तो उसमें चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ है, यूनिट बाय यूनिट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम आपको यूनिट के अंदर चैप्टर को बता रहे हैं, यूनिट को ले रहे हैं, उसके बाद चैप्टर को ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके हर बुक में अलग अलग तरह से दिया रहता है। तो मांग के 2 प्रकार हैं, एक व्यक्तिगत मांग और दूसरा बाजार मांग। ठीक है, ये हमारे मांग के प्रकार रहे हैं, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअल मांग, डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड और इसे कहते हैं मार्केट डिमांड। ठीक है, इसे मार्केट डिमांड कहते हैं। अब देखिए ये दोनों होता क्या है। पहला, व्यक्तिगत मांग, किसी निश्चित समय में किसी एक व्यक्ति द्वारा वस्तु की अलग अलग कीमतों पर वस्तुओं तथा सेवाओं की जितनी मात्रा मांग की जाती है उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ठीक है, और वस्तुओं की अलग अलग कीमत पर उसकी मांग करता है, तो उसे ही व्यक्तिगत मांग कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मांग। जैसे हम एक यहाँ उदाहरण लेते हैं, अलग अलग कीमतों पर वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग करता है तो उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। जैसे पे यहाँ प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, अर्थात ये प्राइस ऑफ गुड्स हो गया और ये
चलिए यहाँ पे और यहाँ डिमांड लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे। इस प्रकार से मिल जाएगा। देखिए क्या है, 10 रुपये प्राइस, तो उसकी मांग 5 करता है। अगर 5 रुपये प्राइस तो उसकी मांग 6 करता है। अगर 6 रुपये है तो 9 मांग करता है। अगर 4 रुपये है तो 12 मांग करता है। तो इस प्रकार से वो मांग करता है। हमने एक माना है, ठीक है, वो वास्तविक ये नहीं है। हमने एक मान लिया है, अगर 10 रुपये का वस्तु है तो 5 क्वांटिटी में उसकी मांग करता है। ये 10 रुपये 3 क्वांटिटी रहेगा, यहाँ पे कितना 3, यहाँ 4, ये 4 होगा, ठीक है। जब 10 रुपये वस्तु का मूल्य है तो 3 क्वांटिटी में मांग करता है। 5 रुपये वस्तु का मूल्य है तो 6 क्वांटिटी का मांग करता है। 6 रुपये वस्तु का मूल्य है तो 4 क्वांटिटी का मांग करता है। 4 रुपया वस्तु का मूल्य है तो 12 क्वांटिटी का मांग करता है। तो इस प्रकार से हमने एक मान लिया, ठीक है। यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये तो गड़बड़ा जाएगा वाला। क्यों 8 किए बताते हैं अभी। जैसे देखिए, आप हैं उपभोक्ता, मांग कौन करता है, उपभोक्ता। लेने वाला मांग करता है, तो लेने वाला चाहेगा कि जितना सस्ता हो उतना ज़्यादा खरीदेंगे। तो देखिए 10 रुपये में था तो 3 गो लिया, 8 रुपये में था 6 गो लिया। 6 रुपये हुआ तो यहाँ पे और ज़्यादा होगा, 3 6 8 कर देते हैं। 6 रुपया हुआ तो 8 गो लिया, और 4 रुपया हुआ तो 12 गो लिया, ठीक है। तो मांग कौन करता है, उपभोक्ता करता है। कौन करता है, उपभोक्ता। लेने वाला करता है, आप करते हैं, हम करते हैं। तो जो हम क्या सोचते हैं कि जितना सस्ता होगा उतना ज़्यादा लेंगे, बस उसी पे आधारित है। 10 रुपये में था तो 3 गो लिया, 8 रुपये था तो 6 गो, 6 रुपये था तो 8 गो, 4 रुपये था तो 12 गो ले लिया। ये एक व्यक्ति का मांग हुआ। क्या हुआ, एक व्यक्ति का मांग। बस वस्तु के अलग अलग मूल्यों पर, वस्तुओं के अलग अलग मूल्यों पर जो वो डिमांड करता है वही एक व्यक्ति का मांग कहलाता है। मान लीजिए यहाँ हमने पीके का मांग रख लिया, ठीक है। वस्तुओं के अलग अलग मूल्यों पर उसकी क्वांटिटी का डिमांड ही एक व्यक्ति का मांग कहलाता है, या फिर व्यक्तिगत मांग कहलाता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे होगा। तो यहाँ पे हम पहले लेंगे इसका, इधर हमने क्वांटिटी को रखा था 3, यहाँ से चलेगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे आएगा। हमारा तो नहीं होगा, आप कॉपी में कीजिएगा, ठीक है। और इधर इसका क्या रहेगा, प्राइस रहेगा 2 4 6, ऐसे करके लेते हैं 12, ऐसे प्राइस रहेगा। इधर वाई रहेगा, इधर एक्स रहेगा, और इधर 0 रहेगा। यहाँ पे फिर से एक बार मिटा के करते हैं। चलिए 2 से लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 हो जाएगा। देखिए जब प्राइस था 10 रुपया तो डिमांड कितना 3 हुआ। प्राइस देखिए, यहाँ प्राइस है 10 रुपया, इधर प्राइस रहता है, और इधर क्या रहता है, डिमांड। इधर क्या रहेगा, डिमांड। आपका क्या रहेगा, डिमांड लिख लीजिएगा। जब प्राइस 10 रुपया था तो डिमांड क्या हुआ 3। जब यहाँ 10 प्राइस था तो डिमांड क्या हुआ, इस यहाँ पे आएगा, डिमांड क्या हुआ 3। ऐसे सीधा रखिएगा आप, हमारा टेढ़ा होते चला जा रहा है, ठीक है। तो इसे छापना नहीं है, बस यहाँ पे एक पॉइंट दे देना। क्या था, ए बिंदु ले लेते हैं हमने, ए बिंदु ले लिया, इसे मान लिया। उसके बाद जब प्राइस 8 था तो डिमांड कितना हुआ 6, तो प्राइस 8 यहाँ और डिमांड यहाँ 6। यहाँ पे ए बिंदु मिलेगा, बी बिंदु। तो ये एक व्यक्ति का मांग कहला गया, एक व्यक्ति का मांग। तो इस प्रकार से आप ग्राफ भी बना सकते हैं, बस सिंपल सा है। उसके बाद ग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं। उपयुक्त रेखा क्षेत्र में x अक्ष पर एक वस्तु की मांग तथा y अक्ष पर y वस्तु की मांग को दर्शाए। y अक्ष पर वस्तु, ये उपयुक्त रेखा चित्र में x अक्ष पर वस्तु की मात्रा या वस्तु को दर्शाया गया है, और y अक्ष पे वस्तु के मूल्य को दर्शाया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं, ग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि आपके नोट्स में अच्छे से दिए हुए हैं। अब बाजार मांग क्या है, बाजार मांग। तो बाजार मांग का क्या होगा, मार्केट डिमांड। देखिए मार्केट डिमांड क्या होगा इसमें, किसी निश्चित समय में बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु की अलग अलग कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा की मांगी जाती है उसे के योगफल को बाजार मांग कहते हैं। किसी निश्चित समय में, एक निश्चित समय में बाजार में जितने उपभोक्ताएं होते हैं, उन वस्तु की वो अलग अलग कीमत पर अलग अलग मांग करते हैं, तो उसे ही बाजार, और उसके जो टोटल योगफल होते हैं उसे ही बाजार मांग कहते हैं। जैसे कि
यहाँ पे हमने प्राइस ले लिया, प्राइस ऑफ गुड्स, यहाँ लिखते नीचे, ये प्राइस ऑफ गुड्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने डिमांड लिखा, डी हमने किसका लिया, ए के का ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने डिमांड किसका लिया, पी के का ले लिया, ठीक है। ये बाजार मांग का लाएगा। फिर हमने डिमांड किसका ले लिया, सी के का ले लिया, ठीक है। और यहाँ मार्केट डिमांड हम क्या लेंगे, एम डी, मार्केट डिमांड। अब देखिए प्राइस था 10 रुपया, तो हर कोई का सोच अलग होता है। ए के ने कहा प्राइस 10 रुपया तो हम 3 लेंगे, पी के ने कहा प्राइस 10 है तो हम 1 ही लेंगे। उसके बाद सी के ने कहा प्राइस 10 है तो हम 2 ही लेंगे। तो टोटल डिमांड कितना हो गया, 3 और 1 4 और 2 6, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस 8 रुपया हुआ तब ए के ने कहा हम 6 लेंगे। जब प्राइस 8 रुपया था तब पी के ने कहा हम 2 लेंगे और सी के ने कहा हम 4 लेंगे, ठीक है। सबका अलग अलग सोच भाई। जब प्राइस 6 रुपये हो गया तब ए के ने कहा हम 9 लेंगे, पी के ने कहा हम 3 लेंगे और सी के ने कहा हम 6 लेंगे। तो ये टोटल मार्केट 12 हो गया और ये टोटल 18 हो गया। तो इस प्रकार से मार्केट डिमांड निकल गए। ये क्या हो गया, मार्केट डिमांड निकल गया। अब इसी को क्या करना है, ग्राफ में दिखा देना। इधर डिमांड, मार्केट डिमांड को दिखा देंगे, एमडी को, ये सारे को, और इधर प्राइस को क्या रखेगा, प्राइस रहेगा। इधर बना के ही दिखा देते हैं ग्राफ को, मज़ा आएगा। चलिए देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा और मज़ेदार होने वाला है, ऐसे रख देते हैं इसे, ठीक है। बना लेते हैं। अच्छा चलिए, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, ऐसा है। उसके बाद इधर क्या है, 2 4 6 8 10 12, इस प्रकार से। तो इधर प्राइस हो गया, इधर डिमांड हो गया। क्या हो गया, डिमांड। अब देखिए, हम पहले पी के का लेते हैं या फिर ए के का लेते हैं, ए के का डिमांड। तो ए के जब 10 रुपया था तो वस्तु की 3 इकाई का मांग करता था। कहाँ गया, ये 3 यहाँ पे रहेगा, ऐसा ये मांग करता था जब 10 रुपया था तो, ठीक है। उसके बाद जब 8 रुपया हो गया तो 6 डिमांड किया, जब 8 रुपया हो गया तो 6 डिमांड किया, ऐसा, ठीक है। उसके बाद जब 6 रुपया हो गया तो 9 डिमांड किया, 6 रुपया हो गया तो यहाँ पे 9 डिमांड करेगा, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मिलेगा। तो एक एक का डिमांड का लाइन इस प्रकार से मिला, ठीक है। ये एक एक का डिमांड का लाइन हो गया। अब हम लेते हैं पीके का डिमांड का लाइन। तो जब 10 रुपये मूल्य था तब पीके एक वस्तु का डिमांड करता था। कितने वस्तु का, एक वस्तु का, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद जब 8 रुपये हुआ तो पीके 2 वस्तु का डिमांड किया, यहाँ पे ये थोड़ा और सटा हुआ हो जाएगा यहाँ पे, और 2 वस्तु में यहाँ आ जाएगा उसका, ये 2 वस्तु में उसका यहाँ पे आ जाएगा 8 रुपये हुआ तो, ठीक है। उसके बाद जब मूल्य 6 रुपये हुआ तो पीके ने 3 वस्तु का डिमांड किया, यहाँ पे ऐसे। तो ये पीके का डिमांड का लाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से सीके का भी डिमांड का अपना लाइन हो जाएगा। तो ये मार्केट डिमांड का ग्राफ हो गया बस, और इसी को डिफाइन कर देना है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब जो हमारा आता है अगला टॉपिक है वो है मांग फलन, ठीक है। क्या है, मांग फलन। जिसे मांग फलन क्या है, किसे कहते हैं, ये रहा, क्या है, मांग फलन। तो क्या है मांग फलन भाई, किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति द्वारा वस्तुओं की मांग की मात्रा जिन जिन तत्वों पर निर्भर करता है उसे मांग फलन कहते हैं। अर्थात निश्चित समय में वस्तुओं की मांग की जो मात्रा होती है वो जिन जिन तत्वों पर निर्भर करता है उसे मांग फलन कहते हैं। अर्थात कि मांग की जो मात्रा होती है वो किन किन तत्वों पर निर्भर करती है। जैसे कि आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, आप खुद से सोचें, आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो आप क्या देखेंगे पहले कि बगल वाला किस रेट से बेच रहा है, तो इसके बगल वाला किस रेट से बेच रहा है, ये चीज़ को देखेंगे। तो ये सब तत्वों पर निर्भर करता है। उसके बाद आप देखेंगे, आप चाय पीना चाहते हैं तो आप कॉफ़ी का रेट पता कर लेंगे,
तो कॉफ़ी का रेट पता करेंगे, तो कॉफ़ी अगर सस्ता मिल गया तो आप कॉफ़ी ही पियेंगे। तो ये सब तत्वों पर मांग जो है वो निर्भर करता है मांग। तो मांग जो जिन जिन तत्वों पर निर्भर करता है उसे ही मांग फलन कहते हैं। तो मांग फलन भी दो प्रकार के होता है, एक व्यक्तिगत मांग फलन, एक बाजार मांग फलन। एक व्यक्तिगत मांग फलन और एक बाजार मांग फलन। ठीक है, लिख ही देते हैं पूरा, अच्छा रहेगा। मांग फलन दो प्रकार का, व्यक्तिगत मांग फलन, बाजार मांग फलन। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ठीक है, इसे डिमांड फंक्शन इंग्लिश में कहते हैं क्या, डिमांड फंक्शन। अब व्यक्तिगत मांग फलन क्या है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है, तो बस सिंपल सा है, किसी एक व्यक्ति का मांग जिन जिन तत्वों पर निर्भर करता है उसे ही व्यक्तिगत मांग कहते हैं। बाजार मांग क्या है, तो किसी बाजार के टोटल व्यक्ति का मांग जिन जिन तत्वों पर निर्भर करता है उसे बाजार मांग कहते हैं। बस सिंपल सा यही तो डेफिनेशन होगा। तो एक व्यक्ति का मांग फलन किन किन चीज़ों पर करेगा निर्भर, तो देखिए डिमांड ऑफ एक्स, मान लीजिए किसी वस्तु का डिमांड किन किन तत्वों पर निर्भर करेगा, फंक्शन, फंक्शन मतलब तत्व या फलन। तो पहला पी एक्स, दूसरा बताते हैं सबका मतलब पी वाई, तीसरा वाई और चौथा टी। तो ये सारे कुछ कुछ बातें और कुछ बातें रखा जा सकता है। तो यहाँ डी एक्स का मतलब डिमांड ऑफ एक्स, एफ का मतलब फंक्शन हो गया, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की मूल्य, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड एक्स मतलब जैसे चाय है तो कॉफ़ी, कॉफ़ी का भी मूल्य पता करते हैं लोग। उसके बाद वाई, वाई से हमारा इनकम हो जाता है, इनकम जो व्यक्ति है उसका इनकम क्या है तो उस पर भी मांग निर्भर करेगा। उसके बाद रुचि, इंटरेस्ट, ये आई होगा इंटरेस्ट, ठीक है, रुचि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर भी लोगों का मांग निर्भर करेगा, उस पर रुचि है कि नहीं। अब जो बाजार मांग है उसके लिए किन किन तत्वों पर निर्भर होगा, तो डी एक्स किन किन तत्वों पर निर्भर होगा वो देख लीजिए। तो प्राइस ऑफ एक्स मतलब एक्स वस्तु की मूल्य पर रहेगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड एक्स पर भी रहेगा, इनकम पर भी रहेगा वाई, और आई इंटरेस्ट पर भी रहेगा, और पी से यहाँ हो जाएगा हमारा पॉपुलेशन, जनसंख्या पर भी निर्भर करेगा, और दूसरा वाई डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब इनकम का किस प्रकार से वितरण होता है उस पर निर्भर करेगा, पॉपुलेशन पर भी निर्भर करेगा, जनसंख्या पर, बाजार मांग। तो ये इस प्रकार से बाजार मांग होता है। अब है मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए अगला टॉपिक है मांग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो मांग था कि जब कोई व्यक्ति में किसी वस्तु के प्रति इच्छा जगती है और वह इच्छा धीरे धीरे जब उसकी आवश्यकता में बढ़ जाती है, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यक्ति किसी वस्तु का जिस चीज़ की उसे जिज्ञासा होती है या जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसकी मांग करता है। बट कभी कभी आवश्यकता होने पर भी वह उस वस्तु की मांग नहीं कर पाता, जिसे हम प्रभावित करने वाले कारक कहेंगे, मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसा स्थिति कब कब होता है, पहला वस्तु की कीमत, ठीक है, यदि वस्तु का कीमत ज़्यादा है तो व्यक्ति खरीद नहीं पाएगा, तो यहाँ पर मांग को प्रभावित किया जा रहा है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है, वस्तु की कीमत के द्वारा। तो वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित करने में एक अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत मान लीजिए अगर सही भी है और उपभोक्ता जिसे उस वस्तु की चाह है अगर उसकी आय कम है, तो यहाँ पे उपभोक्ता की आय भी मांग को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। अगला है संबंधित वस्तु की कीमत। अब संबंधित वस्तु का कीमत जो है वो दो प्रकार का है, एक प्रतिस्थापक वस्तु, एक पूरक वस्तु। तो प्रतिस्थापक वस्तु क्या होगा, एक वस्तु के जगह पे दूसरे वस्तु, एग्जाम्पल में चाय या कॉफ़ी, चाय के जगह पर कॉफ़ी, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। जैसे देख लीजिए अगर चाय का कीमत बढ़ जाता है, ठीक है, तो उपभोक्ता कॉफ़ी का मूल्य कम रहता है तो उपभोक्ता कॉफ़ी का मांग करेगा। तो ये यहाँ पे प्रतिस्थापक वस्तु हो गया, अर्थात कि प्रतिस्थापक वस्तु का कीमत बढ़ गया, अगर कोई वस्तु का कीमत बढ़ गया और उसका प्रतिस्थापक वस्तु है तो वहाँ पे मांग का जो नियम है वो प्रभावित हो जाता है,
ठीक है। यहाँ पे और कई सारे एग्जाम्पल हो जा सकते हैं, जैसे गुड़ के बदले चीनी, ठीक है। और पूरक वस्तु होता है कि जो एक दूसरे से परस्पर संबंध हो, एक के बिना दूसरे का कार्य ना चले। एग्जाम्पल में पूरक वस्तु का हम ले सकते हैं पेट्रोल और मोटरसाइकिल। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है तो मोटरसाइकिल की मांग में प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर पेट्रोल का दाम घट जाता है तो मोटरसाइकिल का मांग में प्रभाव पड़ता है। घट जाता है तो ज़्यादा मोटरसाइकिल बिकेगा और बढ़ जाता है तो कम मोटरसाइकिल बिकेगा। इसलिए यहाँ पूरक वस्तु भी मांग को प्रभावित करता है। और यहाँ बिजली का और बल्ब का भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। अगर बल्ब का मूल्य बढ़ जाता है तो बिजली का मूल्य बढ़ जाता है तो बल्ब कम यूज होंगे या बल्ब का मांग घट जाएगा, कम बल्ब लगेगा। और एक एग्जाम्पल हो सकता है पेन और इंक। यदि इंक का मूल्य बढ़ जाता है तो लोग पेन का डिमांड कम करने लगेंगे। अब जो हमारा चौथा है फैशन तथा रुचि। जैसे फैशन तथा रुचि में मांग का नियम जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। किसी व्यक्ति को समाज में अच्छा दिखाना है, फैशन और रुचि को दिखाना है कि हम अच्छे हैं, हम फैशन में रहते हैं और रुचि है हमारा, तो वहाँ पे मांग का जो एथी है, नियम है या फिर मांग जो है वो प्रभावित हो जाता है। कहने का मतलब ज़्यादा मूल्य का भी चीज़ को वहाँ पे लोग खरीद लेते हैं फैशन तथा रुचि दिखाने में, ठीक है। सस्ता है महंगा तो भी खरीद लेते हैं फैशन तथा रुचि दिखाने में, तो मांग तो प्रभावित हो रहा है। उसके बाद है मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन तो एक मुख्य उदाहरण है मांग को प्रभावित करने वाला। जैसे मान लीजिए ऊनी कपड़े का मांग गर्मी के मौसम में ज़्यादा होता है, ठीक है, और वही अगर ठंड का मौसम हो तो उसका मांग कम हो जाता है। तो मांग तो मुख्य रूप से मांग को प्रभावित करने वाला एक मुख्य एग्जाम्पल हो जाता है मौसम में परिवर्तन। उसके बाद पर्व त्योहार तथा विशेष आयोजन। पर्व त्योहार और विशेष आयोजन में भी मांग जो होता है वो प्रभावित होता है। जैसे अभी के समय में जैसे कपड़े का मांग है वो कम है, लेकिन अगर दुर्गा पूजा आ जाए तो वहाँ कपड़े का डिमांड बढ़ जाता है। फिर वहीं शादी वगैरह आ जाए तो वहाँ कपड़े का डिमांड बढ़ जाता है, तो बाकी समय में घट जाता है। तो ये पर्व त्योहार भी मांग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये रहे मांग के प्रभावित करने वाले कारक। अब हमने मांग के प्रकार को जाना था दो प्रकार से, एक व्यक्तिगत मांग, एक बाजार मांग, ठीक है। और अब जानेंगे वस्तुओं के आधार पर मांग के प्रकार को। लिख लेते हैं।